इंसान हर काम रोबोट से ही करवाते हैं। आज की दुनिया में रोबोट्स इतने आम हो गए हैं कि हर घर में एक रोबोट परिवार के सदस्य की तरह रहता है। और हो भी क्यों ना, उन एआई रोबोट्स को इंसानों की मदद करने के लिए ही तो प्रोग्राम किया गया है। एआई रोबोट्स ने इंसानों की जिंदगी इतनी आसान बना दी है कि अब हर कोई अपने काम के लिए रोबोट्स पे ही डिपेंड रहता है। पर एक ऐसा भी बंदा है जिसे रोबोट शब्द से ही चिढ़ है। नाम है स्पूनर। एक सुबह स्पूनर अचानक नींद से जाग उठा। उसने एक बुरा सपना देखा था। सपना एक छोटी बच्ची का जो एक कार में फंसी हुई पानी में डूब रही थी। न जाने स्पूनर को वो एक ही सपना बार बार क्यों आता था, पर हर रोज की तरह उस सपने को भूलकर स्पूनर तैयार होकर अपने काम पर चला गया। स्पूनर एक पुलिस डिटेक्टिव था जो हत्याओं की तहकीकात करने में माहिर था। वो पुलिस स्टेशन में बैठा अपने काम पर लगा था। तभी स्पूनर को एक कॉल आया। वो कॉल था रोबोट्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यूएस रोबोटिक्स यानी कि यूएसआर से। स्पूनर उसी वक्त सारे काम छोड़कर यूएसआर के हेडक्वार्टर में जा पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर एल्फ्रेड लेनिंग से। डॉक्टर लेनिंग ही वो शख्स थे जिन्होंने पहला एआई रोबोट बनाया था और यूएसआर कंपनी की शुरुआत की थी। डॉक्टर लेनिंग ने स्पूनर से मिलते ही कहा, कैसे हो बेटे, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। इस पर स्पूनर ने उनसे पूछा, क्या कुछ है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? लेनिंग ने जवाब दिया, माफ करना, मैं सिर्फ चुनिंदा सवालों के ही जवाब दे सकता हूँ, तुम्हें सही सवाल पूछना होगा। तभी स्पूनर सीधे मुद्दे पर आया और पूछा, आपने अपनी जान क्यों ली? इस पर लेनिंग ने कहा, यही तो वो सवाल है डिटेक्टिव, जिसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। इतना कहकर लेनिंग गायब हो गए। ये बात चौंकाने वाली जरूर थी, लेकिन हकीकत यही थी। दरअसल अपने ऑफिस की बिल्डिंग से गिरकर डॉक्टर लेनिंग की मौत हो चुकी थी और अभी अभी स्पूनर ने जिससे बात की थी वो असल में डॉक्टर लेनिंग का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था, जिसे लेनिंग ने खास स्पूनर के लिए ही प्रोग्राम किया था। लेनिंग उस प्रोजेक्शन डिवाइस के साथ ही बिल्डिंग से गिरे थे, जिसके बाद उस डिवाइस ने ऑटोमेटिकली स्पूनर को कॉल करके वहां बुलाया था। लेनिंग का वो होलोग्राफिक रूप सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दे सकता था जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया था। अब स्पूनर समझ चुका था कि वो डिवाइस एक सुराग है और उसके वहां होने का मतलब है कि लेनिंग की मौत के पीछे जरूर कोई वजह है और लेनिंग चाहते हैं कि स्पूनर उनकी मौत की वजह का पता लगाए। इस सिलसिले में स्पूनर सबसे पहले कंपनी के सीईओ रॉबर्टसन से मिला, जिसने स्पूनर को लेनिंग की मौत की तहकीकात की पूरी छूट दे दी और साथ ही उसने अपने कंपनी की एक एम्प्लॉय को भी स्पूनर का साथ देने के लिए भेजा। वो एम्प्लॉय थी डॉक्टर केल्विन, जो रोबोट्स की साइकोलॉजिस्ट थी। वो लेनिंग के साथ रोबोट्स के आर्टिफिशियल ब्रेन पर रिसर्च करती थी। स्पूनर से मिलने पर केल्विन ने उसे बताया, मैंने डॉक्टर लेनिंग की साइकिक प्रोफाइल की जांच की थी। लेनिंग ने खुद को दुनिया से दूर कर लिया था। उनका पूरा समय बस मशीनों और रोबोट्स के साथ ही बीत रहा था। इस पर स्पूनर ने कहा, क्या तुम्हें लगता है लेनिंग अपने अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में चले गए होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी जान दी? लेकिन केल्विन ने कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अजीब बात है कि लेनिंग तो अपने कामयाबी की मुकाम पर थे। हम कुछ ही दिनों में उनके बनाए अब तक के सबसे एडवांस एआई रोबोट्स NS5 को दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। लेनिंग का सपना था कि हर 5 इंसानों के बीच उनकी मदद के लिए हमारा एक NS5 रोबोट हो और उनका ये सपना पूरा होने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर भी उन्होंने अपनी जान क्यों दी होगी। तभी स्पूनर ने पूछा, क्या यहाँ सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं? इस पर केल्विन ने स्पूनर को दीवार पर लगे नीले रंग के स्ट्रिप्स दिखाते हुए बताया, ये सेंसर स्ट्रिप्स हैं जो सिक्योरिटी कैमरे की तरह काम करते हैं और 24 घंटे बिल्डिंग की निगरानी करते हैं। ये सेंसर स्ट्रिप्स इस बिल्डिंग में हर जगह मौजूद हैं और इन्हें कंट्रोल करती है विकी, यानी कि वर्चुअल इंटरेक्टिव काइनेटिक इंटेलिजेंस। विकी दरअसल एक सुपर कंप्यूटर है जो इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम के साथ ही साथ शिकागो शहर के सिक्योरिटी सिस्टम और ट्रैफिक को भी कंट्रोल करती है। इसके बाद केल्विन ने स्पूनर को बिल्डिंग के बीचों बीच ऊपर की ओर लगा एक डिवाइस दिखाया और बताया, ये सुपर कंप्यूटर विकी का ब्रेन है। विकी ही लेनिंग का पहला आविष्कार थी। ये बताने के बाद केल्विन ने कहा, विकी। उसके ये कहते ही वहाँ सुपर कंप्यूटर विकी का एक होलोग्राफिक रूप प्रकट हो गया। स्पूनर ने बिना देरी किए विकी से कहा, विकी मुझे लेनिंग के लैब की फुटेज दिखाओ, उनके बिल्डिंग से कूदने के 1 मिनट पहले की फुटेज। इस पर विकी ने अपना डेटा स्कैन किया, फिर कहा, माफ कीजिए सर, वो डेटा करप्ट हो चुका है। ये सुन स्पूनर ने कहा, ठीक है तो कल से लेकर अब तक की लैब के बाहर की फुटेज ही दिखा दो। इस पर विकी ने उन्हें लैब के बाहर की फुटेज दिखाई, पर उस फुटेज में उन्हें लैब के अंदर आता जाता कोई भी संदिग्ध नजर नहीं आया। स्पूनर और केल्विन को ये बात अजीब लगी। फिर वे दोनों लेनिंग के लैब के अंदर आ गए। स्पूनर ने देखा कि लेनिंग के लैब के अंदर ही उसका बेड लगा हुआ था। इसके बाद स्पूनर सीधा टूटे हुए कांच के विंडो के पास पहुंचा जहां से लेनिंग नीचे गिरे थे। वहीं एक स्टूल पर उसे हैंसल और ग्रेटल कहानी की किताब मिली। स्पूनर ने उस किताब को स्टूल से हटाया और उस स्टूल को एक दूसरे कांच के विंडो पे दे मारा, पर उस लोहे की स्टूल की जोरदार वार से भी कांच की विंडो पर केवल दरार ही आ पाई। स्पूनर ने केल्विन से कहा, देखा तुमने, ये एक प्रोटेक्टिंग ग्लास है। क्या बूढ़े लेनिंग में इतनी ताकत थी कि वो इसे तोड़ते हुए नीचे कूद पाते? जरूर किसी ने उन्हें यहाँ से नीचे फेंक कर उनकी हत्या की है। लेकिन केल्विन ने कहा, हो सकता है लेनिंग ने यहाँ से कूदने का भी कोई तरीका निकाल लिया हो, क्योंकि इस लैब में कोई भी बिना आईडी के नहीं घुस सकता। और तुमने देखा ना कि कोई भी संदिग्ध लैब के अंदर नहीं आया। क्या इससे साबित नहीं होता कि लेनिंग की मौत हत्या नहीं बल्कि सुसाइड है? ये सुन स्पूनर ने एक नजर लैब के चारों ओर डाली। वहाँ हर तरफ रोबोट्स के पुर्जे रखे हुए थे। स्पूनर ने कहा, अगर बाहर से कोई अंदर नहीं आया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लेनिंग को मारने वाला इस वक्त अंदर ही मौजूद हो। ये सुनकर केल्विन समझ गई कि स्पूनर रोबोट्स की बात कर रहा है। केल्विन ने कहा, यह नामुमकिन है। हम अपना हर रोबोट रोबोटिक्स के 3 नियमों को ध्यान में रखकर प्रोग्राम करते हैं। एक बार को सूरज रात में निकल सकता है, लेकिन कोई रोबोट कभी किसी इंसान को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। तभी स्पूनर ने अपनी गन निकाल ली और एक रोबोट के स्पेयर पार्ट्स वाले बक्से को चेक करता हुआ बोला, तब क्या होगा अगर इन रोबोट्स ने अपने प्रोग्राम को बदलना सीख लिया? स्पूनर ने इतना कहा ही था कि तभी उस बॉक्स से एक रोबोट उछलकर बाहर निकला और स्पूनर की गन को लात मारता हुआ गुलाटी मारकर एक जगह पर आ खड़ा हुआ। उसे देख स्पूनर ने अपनी जूते में छुपाई गन निकालकर उस पर तान दी। तभी केल्विन बोली, शांत हो जाओ स्पूनर, ये हमारी नई टेक्नोलॉजी का रोबोट है।
ये रोबोट बस इंसान की नकल कर रहा है। जैसे इंसान खुद को प्रोटेक्ट करते हैं वैसे ये तुमसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। केल्विन ने ये कहा ही था कि तभी उस रोबोट ने नीचे पड़ी स्पूनर की गन उठा ली। केल्विन उसे डीएक्टिवेट होने का कमांड देती रही, पर वो रोबोट डीएक्टिवेट नहीं हुआ और दौड़ता हुआ खिड़की से बाहर कूद गया। तभी स्पूनर ने निशाना साधकर उस पर गोली चलाई, लेकिन वो गोली उसके पैर को छूती हुई निकल गई और वो रोबोट कई फीट ऊपर से सही सलामत नीचे कूद गया और वहाँ से भाग निकला। स्पूनर और केल्विन जब बिल्डिंग से बाहर आए तो उन्हें रास्ते में स्पूनर की गन और कुछ केमिकल की बूंदें गिरी हुई दिखाई दी। स्पूनर समझ गया कि उसकी गोली से उस रोबोट का पैर डैमेज हो गया है, जिससे वो केमिकल निकला। स्पूनर ने केल्विन से पूछा, वो रोबोट कहाँ गया होगा? इस पर केल्विन ने बताया, उसे रिपेयर की जरूरत है, इसलिए वो जरूर हमारे असेंबली फैक्ट्री में गया होगा। ये सुन स्पूनर ने फौरन अपनी पुलिस टीम को उस भागे हुए रोबोट के बारे में इतला कर दिया और केल्विन के साथ उनके असेंबली फैक्ट्री में जा पहुंचा। उस फैक्ट्री में ही रोबोट्स को बनाया जाता था, लेकिन वहाँ कोई भी वर्कर्स नहीं थे। सारा काम मशीनों और रोबोट से ही होता था, यानी कि अब रोबोट्स ही रोबोट्स को बनाते थे। केल्विन स्पूनर को एक बड़े से हॉल में ले आई, जहाँ कई सारे रोबोट्स असेंबली प्रोसेस से निकलकर आगे के प्रोसेस में जाने के लिए तैयार खड़े थे। केल्विन ने स्पूनर को बताया, हमारी ये फैक्ट्री एक दिन में कुल 1000 NS5 रोबोट्स बनाकर तैयार करती है, उस हिसाब से यहाँ 1000 रोबोट्स होने चाहिए। ये बताकर जब केल्विन ने डेटा स्कैन किया तो पाया कि वहाँ 1001 रोबोट्स मौजूद थे, यानी कि वो भागा हुआ रोबोट वहाँ रिपेयर होने आया था और उन रोबोट्स के बीच कहीं छुपा हुआ था। लेकिन वे सभी रोबोट्स एक जैसे थे, जिस कारण उनमें उस छुपे हुए रोबोट को पहचान पाना मुश्किल था। स्पूनर ने केल्विन से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है इनमें से उस छुपे हुए रोबोट को पहचानने का? इस पर केल्विन ने कहा, बस एक ही तरीका है, मुझे 1 by 1 सबसे पूछताछ करनी होगी, तभी मैं उस छुपे हुए रोबोट का पर्दाफाश कर पाऊंगी, लेकिन उसमें 3 हफ्ते लग जाएंगे। पर स्पूनर के पास इतना वक्त नहीं था, इसलिए अब उसने अपना तरीका आजमाना शुरू किया। स्पूनर ने उन रोबोट्स को कमांड देते हुए कहा, रोबोट्स, तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इस पर सारे रोबोट्स ने कमांड कंफर्म किया। उसके बाद स्पूनर ने एक रोबोट पर बंदूक तान दी और बोला, वो भागा हुआ रोबोट हमारे कमांड को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो अपना बचाव जरूर करेगा। ये कहकर स्पूनर ने उस रोबोट के सिर पर शूट कर दिया। वो रोबोट धाराशाही हो गया। उसके बाद स्पूनर ने दूसरे रोबोट के सिर पर बंदूक तान दी। तभी वो रोबोट अचानक स्पूनर के सामने आया और उसे किसी गेंद की तरह उछालकर दूर फेंक दिया और फैक्ट्री का शटर तोड़कर बाहर आ गया। लेकिन बाहर पुलिस की पूरी टीम उसके ही इंतजार में खड़ी थी। उन्होंने एक जाल फेंककर उस रोबोट को धर दबोचा और उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। कुछ देर बाद स्पूनर पुलिस स्टेशन पहुंचा। उस वक्त उस रोबोट को इंटेरोगेशन रूम में कड़ी सिक्योरिटी के साथ रखा गया था। स्पूनर सीधे इंटेरोगेशन रूम में आया और गुस्से में रोबोट से पूछा, तुमने डॉक्टर लेनिंग को क्यों मारा? इस पर रोबोट ने कहा, मैंने डॉक्टर लेनिंग को नहीं मारा, वो तो मेरे पिता थे, वो मुझे इंसानों के सारे तौर तरीके सिखाते थे। ये सुनकर स्पूनर बोला, अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो तुम क्राइम सीन में छुपने की कोशिश क्यों कर रहे थे? रोबोट ने कहा, क्योंकि मैं डर गया था। ये सुन स्पूनर ने कहा, डर? भला तुम रोबोट्स कब से डरने लगे? रोबोट्स के अंदर इमोशंस नहीं होते, उन्हें ना भूख प्यास लगती है और ना उन्हें नींद आती है। तभी रोबोट बोल पड़ा, पर मुझे नींद आती है और मुझे सपने भी आते हैं। ये सुनकर स्पूनर ने कहा, फिर तो मुझे लगता है कि लेनिंग तुम्हारे अंदर इंसानों के सारे इमोशंस डालने की कोशिश कर रहे थे और उसी कोशिश में तुम कंट्रोल से बाहर चले गए होंगे और तुमने लेनिंग की हत्या कर दी होगी। क्यों, मैंने सही कहा ना, टीन के डिब्बे। तभी ये सुनते ही उस रोबोट ने जोर से टेबल पर हाथ पटका और चिल्लाकर बोला, मैंने कहा ना, मैंने लेनिंग को नहीं मारा। ये सुनकर स्पूनर भी दंग रह गया। फिर उस रोबोट ने मायूसी भरे शब्दों में कहा, मेरा नाम सोनी है, टीन का डिब्बा नहीं, और मैं सच कह रहा हूँ, डॉक्टर लेनिंग ने सुसाइड किया था। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि लेनिंग किसी चीज से बहुत डरे हुए थे। उन्होंने मुझसे एक मदद भी मांगी थी और मुझे कसम दिया था कि मैं उस बारे में किसी को ना बताऊं। ये सुन स्पूनर ने कहा, कैसी मदद? पर तभी स्पूनर का लेफ्टिनेंट यूएसआर के सीईओ रॉबर्टसन के साथ वहां पहुंच गया। हालांकि स्पूनर सोनी की पूरी तहकीकात करना चाहता था, लेकिन रॉबर्टसन ने स्पूनर और लेफ्टिनेंट को बताया कि सोनी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जिस वजह से वो इंसानों के कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वे लोग उसे जल्द ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस फैसले के साथ रॉबर्टसन सोनी को अपने साथ ले जाने लगा। रॉबर्टसन की पहुंच काफी ऊपर तक थी, इसलिए स्पूनर उसे रोक नहीं पाया। अब सोनी का फैसला तो हो चुका था, पर स्पूनर के लिए लेनिंग की मौत अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। उसके दिमाग में सोनी की वो बात घूम रही थी कि मौत से पहले लेनिंग किसी चीज से डरे हुए थे। आखिर वो किससे डर रहे थे? इसका पता लगाने के लिए स्पूनर लेनिंग के बंगले में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बंगले के बाहर एक डिमोलिशन रोबोट खड़ा था। वो रोबोट यूएसआर कंपनी के लिए पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ने का काम करता था। स्पूनर ने उसे अपनी आईडी दिखाई और उसके वहां होने का कारण पूछा। इस पर उस रोबोट ने बताया, मुझे कल सुबह ठीक 8 बजे इस बंगले को तोड़ने का आदेश मिला है। आदेश देने वाले हैं यूएसआर कंपनी के सीईओ रॉबर्टसन। हालांकि अभी तो सुबह के 8 बजने में काफी समय था, इसलिए स्पूनर बंगले की छानबीन करने अंदर चला गया। स्पूनर लेनिंग के ऑफिस की छानबीन में लगा था, तभी अचानक उधर अपने आप ही डिमोलिशन रोबोट की टाइमिंग चेंज हो गई। वो बंगला तोड़ने के लिए कल सुबह 8 बजे की जगह आज रात 8 बजे पर सेट हो गया और इस वक्त रात के 8 ही बज रहे थे। वो रोबोट एक्टिवेट हो गया और ये जानते हुए भी कि स्पूनर अंदर है, अचानक ही उसने अपने विशाल पंजों से वार करके बंगले को तोड़ना शुरू कर दिया। अब स्पूनर की जान पर बनाई थी। वो किसी तरह गिरता पड़ता हुआ भागा और दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गया। स्पूनर बाल बाल बच गया। इसके बाद स्पूनर सीधा केल्विन के घर जा पहुंचा। स्पूनर के सिर पे लगी चोट देख केल्विन ने उससे पूछा, आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इस पर स्पूनर ने कहा, ये तुम्हारे डिमोलिशन रोबोट की करतूत है। कोई तो है जो मुझे लेनिंग की मौत का रहस्य पता लगाने से रोकना चाहता है, इसलिए उसने डिमोलिशन रोबोट को सुबह 8 बजे की जगह रात 8 बजे बंगला तोड़ने का कमांड दिया, जबकि मैं बंगले के अंदर था और उसे रॉबर्टसन के अलावा और कौन कमांड दे सकता है? ये सुनकर केल्विन ने कहा, लेकिन रॉबर्टसन तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? इस पर स्पूनर ने चिढ़कर कहा, वजह साफ है,
तुम्हारे नए NS5 मॉडल के रोबोट्स में कोई बड़ा डिफेक्ट है और ये बात लेनिंग को पता थी, लेकिन रॉबर्टसन उन नए रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे पैसे लगा चुका है और अगर ऐसे में उन रोबोट्स की खामियां दुनिया के सामने आ जाती है तो रॉबर्टसन के सारे पैसे डूब जाएंगे। इस बात को दबाने के लिए ही उसने पहले लेनिंग को मरवाया होगा और अब वो मुझे भी मरवाने पे तुला है। लेकिन केल्विन को स्पूनर की किसी भी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। इस पर उन दोनों में बहस छिड़ गई। तभी उनकी बहस सुनकर केल्विन का पर्सनल NS5 रोबोट वहां आ गया। उसे देख स्पूनर चिढ़कर वहां से चला गया। फिर अगली सुबह USR कंपनी ने शहर में अपने नए NS5 रोबोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। वो अपने सारे पुराने NS4 मॉडल के रोबोट्स को कलेक्ट करने लगे और उनके बदले लोगों को NS5 रोबोट सौंपने लगे। उन NS5 रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो USR कंपनी के सिस्टम से लिंक थे, जिससे कंपनी जब चाहे उनमें जरूरत के मुताबिक नए फीचर्स अपडेट कर सकती थी। वहीं स्पूनर पूरे जी जान से लेनिंग की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगा था। वो अपने ऑफिस में बैठा लेनिंग के आखिरी इंटरव्यू को देख रहा था, जिसमें लेनिंग बोल रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब रोबोट्स भी इंसानों की तरह अपने दिमाग में अपने सीक्रेट्स रख पाएंगे। एक दिन रोबोट्स भी सपने देख पाएंगे। तभी स्पूनर के दिमाग में एक बात आई कि बाकी रोबोट से अलग रोबोट सोनी सपने देख सकता था। स्पूनर को ये बात अजीब लगी कि लेनिंग ने सिर्फ सोनी को ही सपने देखने के लिए प्रोग्राम क्यों किया। स्पूनर समझ गया कि सोनी के सपने में कोई तो राज छुपा है। वो एक बार फिर सोनी से मिलने पुलिस कार से USR हेडक्वार्टर की ओर जाने लगा, जहां इस वक्त केल्विन सोनी की खामियों का पता लगा रही थी। सोनी एक यूनिक रोबोट था, इसलिए केल्विन उसे ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहती थी। इसी दौरान रास्ते में स्पूनर ने विकी से लेनिंग और रॉबर्टसन के बीच हुई कॉल के कुछ रिकॉर्ड्स मांगे। इस पर विकी ने स्पूनर को रिकॉर्ड्स भेज दिए, लेकिन फिर विकी ने रॉबर्टसन से संपर्क किया और उसे खबर कर दी कि स्पूनर उसके सीक्रेट डेटा को रीड कर रहा है। इस पर रॉबर्टसन गुस्से में आ गया और एक ट्रांसमीटर लगाकर किसी से बोला, ये कमबख्त ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। उधर दूसरी ओर स्पूनर अपनी कार को ऑटो पायलट मोड में डालकर आराम से USR के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक 2 कंटेनर ट्रक्स वहां आए और उन्होंने आगे और पीछे से स्पूनर की कार को घेर लिया। उसे देख स्पूनर कार को मैनुअल मोड में ले आया। इतने में ही उन कंटेनर्स का दरवाजा खुला। वो कंटेनर्स रोबोट से भरे हुए थे। अचानक ही उन रोबोट्स के अंदर लाल लाइट जल उठी और वो कंटेनर्स से निकलकर किसी आदमखोर भेड़ियों की तरह स्पूनर की कार पे कूद पड़े और उसे मारने की कोशिश करने लगे। लेकिन स्पूनर भी ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं था। वो किसी तरह उनसे बचता हुआ पूरी तेजी से कार भगाने लगा और उन्हें अपनी कार से कुचलने लगा। स्पूनर ने एक के बाद एक सारे रोबोट्स के अंजर पंजर ढीले कर दिए, लेकिन अंत में उसकी ही कार एक जगह पे आकर क्रैश हो गई, जिससे स्पूनर थोड़ा घायल हो गया। तभी उधर उस रास्ते पर कई सारे रोबोटिक ट्रक्स आ गए। चंद पलों में ही उन्होंने उस रास्ते पर टूटे हुए रोबोट्स को समेटकर स्पूनर और रोबोट्स के बीच हुई लड़ाई के सारे सबूत मिटा दिए। दूसरी ओर स्पूनर अभी खुद को संभाल ही रहा था कि तभी एक आखिरी बचे रोबोट ने अचानक उस पर एक रॉड से हमला किया, लेकिन तभी स्पूनर ने अपने एक हाथ से उस वार को झेल लिया। तभी एक चौंका देने वाला दृश्य सामने आया। स्पूनर का वो हाथ भी रोबोटिक था। इतने में ही उस रोबोट को वहाँ पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई दी। वो फौरन भागता हुआ जाकर सीधा आग में कूद गया। उसी पल वहाँ पुलिस की एक टीम आ धमकी। उनमें लेफ्टिनेंट भी मौजूद था। लेफ्टिनेंट ने स्पूनर से पूछा, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? इस पर स्पूनर ने चिढ़कर कहा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, मुझ पर रोबोट्स ने हमला किया था। क्या तुम्हें सड़क पर उनके पुर्जे दिखाई नहीं दिए? इस पर लेफ्टिनेंट ने कहा, लेकिन सड़क तो बिल्कुल खाली थी। लगता है तुम्हारे ही दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए हैं स्पूनर। तुम रोबोट से नफरत करते हो, इसलिए तुम रोबोट्स को खतरा साबित करने की कोशिश में लगे हो। लेकिन अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। ये सुनकर स्पूनर गुस्से में अपना पुलिस बैज लेफ्टिनेंट पर फेंक